दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। देखिए हमारी संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत हमने व्यवस्थापिका शक्तियों तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं आज न्यायिक शक्तियों पर। तो देखिए न्यायिक शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति ही नहीं बल्कि इन जजों को शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, नियुक्ति करेंगे और इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे या जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति और उनको शपथ दिलाएंगे। और देखिए शपथ के बारे में इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी और व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवा सकता है। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अधिकृत करे। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं उच्च न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट में देखिए राज्यपाल, देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनको शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका तबादला भी किया जा सकता है और तबादला करने पर मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका परामर्श लेना पड़ता है। ठीक है, परामर्श लेना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 72। देखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के जो क्षमादान के जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है, मतलब क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ठीक है, मतलब रोक सकता है। और तीसरा सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है। और चौथा आपका माफ कर सकता है। ठीक है, माफ कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित मतलब रोक सकता है, सजा की प्रकृति, अगर सजा कठोर है तो उस सजा को साधारण रूप से दिया जा सकता है। ठीक है, और चौथा बिल्कुल माफ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जब भी ये इन प्रावधानों पर निर्णय लेगा राष्ट्रपति, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
प्रकार करता है। ठीक है, एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 72 में भले ही क्षमादान है, ठीक है, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लेता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक यहां से नोट ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को ये तीनों शक्तियां प्राप्त है। सजा को कम कर सकता है राज्यपाल, स्थगित कर सकता है मतलब रोक सकता है, और सजा की प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल कभी भी सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 143। देखिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। ठीक है, और देखिए ये जो सलाह लेंगे, ये सलाह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी ले सकते हैं और अपने स्वविवेक से भी ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं वित्तीय शक्तियाँ। देखिए हमारे यहाँ से न्यायिक शक्तियाँ कंप्लीट हो गई, इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले देखते हैं धन विधेयक। देखिए धन विधेयक हमेशा सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, और लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी पारित हो गया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी ही होती है। क्यों? क्योंकि इस विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही रखा गया लोकसभा में, तो इसलिए इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, और ये आपकी बात अनुच्छेद 111 में लिखी हुई है। ठीक है, कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आखिर धन विधेयक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई कर लगाना है, कोई कर बढ़ाना है। ठीक है, संचित निधि से किसी को पैसा देना है या लेना है, इस प्रकार के जो भी बिल हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए संचित निधि। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ से कि निधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं निधि। देखिए निधि 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? संचित निधि, लोक निधि और आपकी आकस्मिक निधि। ठीक है, तो देखिए संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। ठीक है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। ठीक है, देखिए संचित निधि से अगर एक भी पैसा खर्च करना है तो संसद की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, और देखिए लोक निधि में जैसे हमारे आपके जो भी फादर हैं सर्विस करते हैं, उनका जो पैसा फंड में कटता है, ठीक है, वो आपका लोक निधि में जाता है। ठीक है, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको वापस मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं आकस्मिक निधि में। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और सरकार को पैसे की जरूरत है, तो राष्ट्रपति
आकस्मिक निधि से पैसा दे सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि से पैसा दे सकते हैं। ठीक है, यही बात आपके अनुच्छेद 267 में लिखी हुई है। ठीक है, देखिए संचित निधि का एक भी पैसा खर्च करने के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है, जबकि आकस्मिक निधि से पैसा तब निकाला जाता है जब संसद के सत्र नहीं चल रहे और सरकार को पैसे की जरूरत हो। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, और देखिए वित्त आयोग का काम क्या होता है कि जो भी पैसा आया है, ठीक है, टैक्स के रूप में, उस पैसे में से कितना केंद्र सरकार के पास रखना होगा और कितना राज्यों को देना होगा। ठीक है, ये जो पैसे का बंटवारा है ये आपका वित्त आयोग करता है। और देखिए वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति आपके संसद में रखवाते हैं, संसद में। ठीक है, संसद में रखवाते हैं। और देखिए इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से वित्तीय शक्तियों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद कूटनीतिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।